Assalamualaikum dear students. In today's lesson, we will learn about chapter number 2 biological method. I am your biology teacher Sayyida Samra Batul. In this method, we will learn about what is meant by a biological method and what steps are involved in this method. Biological method. बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड आज से 500 साल पहले से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब उसकी इम्पोर्टेंस हमें ज़्यादा पता चलती है। बायोलॉजिकल मेथड ने हमें इर्द गिर्द बहुत सारी एडवांसमेंट दी है, मेडिसिन में, इकोलॉजी में और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ में भी। बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज़ रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, hypothesis formulation, deductions, experimentation, summarization of result, and the last step is reporting the result. We will discuss each step one by one. The first step is recognition of the biological problem. बच्चों बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला मेथड होता है, सबसे पहला स्टेप होता है, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना होता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड होगा और वो कोई भी इंसान किसी भी दूसरे साइंटिस्ट से पूछ सकता है या फिर साइंटिस्ट के दिमाग में खुद भी आ सकता है। सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो किसी भी लिविंग थिंग के साथ एसोसिएटेड होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशंस। बच्चों ऑब्जर्वेशन को उर्दू में हम मुशाहिदा भी करना कहते हैं। ऑब्जर्वेशंस हमारी 5 सेंसेस से होती हैं, यानी सेंसेस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। Observation may be both qualitative and quantitative. On this basis, we can say that there are two types of observations, qualitative observation and quantitative observations. बच्चों क्वालिटेटिव वर्ड क्वालिटी से निकला है, यानी एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव वर्ड क्वांटिटी से निकला है। इट मीन्स कि ये कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम क्वालिटी के साथ साथ उसकी क्वांटिटी यानी उसकी मिकदार भी बताएंगे। यहाँ पर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट की फॉर्म में बताया है। सो लेट अस डिस्कस इन दिस फॉर्म। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड लेस एक्यूरेट देन क्वांटिटेटिव वंस, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव वंस। इन दोनों में से जो क्वालिटेटिव हैं वो लेस एक्यूरेट हैं, जबकि क्वांटिटेटिव ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वेरिएबल होती हैं और नॉट मेजरेबल होती हैं। बच्चों वेरिएबल का मतलब होता है यानी फ्लक्चुएट करती रहती हैं, अपनी एक वैल्यू नहीं रखती हैं बल्कि बार बार चेंज होती रहती हैं। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो इनवेरिएबल हैं और मेजरेबल हैं। बच्चों क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते नंबर्स में, क्योंकि हम उसमें सिर्फ उसकी अच्छाई या बुराई बता रहे होते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव वन में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं नंबर्स की फॉर्म में। अगर हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो वो तमाम चीज़ें जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो सारी ऑब्जर्वेशंस क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में आ जाती हैं। जैसे कलर्स, आप कलर को नहीं बता सकते कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा डार्क है और कितनी ज़्यादा लाइट है। आप जस्ट उसको बता सकते हैं दिस वन इज़ एज कम्पेयर टू दिस इज़ लाइट और डार्क। इसी तरीके से टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट, अपीयरेंस और ब्यूटी इट कांट बी मेजर्ड, सो दीज आर ऑल द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। जबकि डाटा विच कैन बी मेजर्ड लाइक लेंथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, वेट एंड स्पीड, ये तमाम वो पैरामीटर्स हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। इसलिए इस तरह की जो ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहेंगे। क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा में भी क्या फ़र्क होता है। बच्चों क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी या उसका करैक्टर बताते हैं। जैसे आपको नीचे एक पपी नज़र आ रहा है, हम पपी को देखकर जस्ट ये बता रहे हैं कि पपी के कान जो हैं वो लंबे हैं। जबकि क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसके अंदर हम मेजरेबल क्वांटिटी बताते हैं। जैसे हमने पपी का ईयर को ये नहीं बताना क्वांटिटेटिव में कि वो लंबे हैं, बल्कि हम पपी के ईयर को मेजर करेंगे और फिर बताएंगे कि ये 30 सेंटीमीटर इन लेंथ में है। द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या चीज़ होती है। बच्चों ऑब्जर्वेशंस डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन अंटिल दे आर ऑर्गेनाइज एंड रिलेटेड टू अ क्वेश्चन। इट मीन्स कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं होगी जब तक आप उसको एक क्वेश्चन में ना डालें। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी बैठे हुए हैं और आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने के बाद आपको किसी और को भी तो बताना पड़ेगा ना। वो बताने के लिए आप उसको एक स्टेटमेंट में लिखेंगे। उस स्टेटमेंट का नाम हाइपोथेसिस है।
द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट किया जा सके और जो ऑब्जर्वेशन को अच्छे तरीके से किसी दूसरे इंसान को बताने के लिए काफ़ी हो, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस को बिल्कुल ठीक एक्यूरेट होने के लिए कुछ करेक्टर्स होना ज़रूरी होते हैं। नंबर 1 इज़ इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, यानी ये एक ऐसी आम स्टेटमेंट होनी चाहिए जो सबको समझ आ सके। नंबर 2 इज़ इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, यानी एक ऐसा आइडिया जिस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। नंबर 3 इज़ इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, यानी ये एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो आपने ऑब्जर्व किया हो वही चीज़ इसमें मौजूद हो, खुद से कोई भी बात बनाकर ना डाली गई हो। नंबर 4 इज़ इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, यानी इसको आपने बहुत सिंपल रखना है, ऐसा सिंपल जिसको बहुत आराम से कोई भी समझ सके। नंबर 5 इज़ इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशली फॉल्सिफेबल, यानी इसको हम बार बार एक्सपेरिमेंट भी कर सकें और इसको हम गलत भी साबित कर सकें। यानी आपने हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट ऐसे नहीं बनानी जिसमें आप अपने आप को एक्यूरेट ही लें, बल्कि आपने एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिसको एक्यूरेट भी किया जा सके और जिसको गलत भी बनाया जा सके। द नेक्स्ट स्टेप इज डिडक्शन। बच्चों, डिडक्शन स्टेप वो वाला स्टेप है जो हाइपोथेसिस के बाद आता है। डिडक्शंस को हम लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो हाइपोथेसिस बनाया होता है उसको हम ट्रू समझ लेते हैं। जैसे आपने हाइपोथेसिस की कोई भी स्टेटमेंट बनाई और फिर आप उसको कहते हैं कि मेरी ये स्टेटमेंट ठीक है, अब मैं इसी ठीक स्टेटमेंट का आंसर भी बताऊंगी। तो डिडक्शन आर बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर बोथ। आप इसके अंदर इफ़ एंड डन की लॉजिक यूज़ करते हैं। इफ़ में आप क्वेश्चन लिखते हैं अपना और डन में आप उसी चीज़ का आंसर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ बर्ड्स हैव विंग्स, हमने सवाल किया अगर परिंदों के विंग्स हैं यानी पर है, क्रो इज़ अ बर्ड, तो फिर जो कौवा है वो भी एक बर्ड है। देन क्रो मस्ट हैव विंग्स, तो क्रो के पास भी क्या होने चाहिए, पर होने चाहिए। सो आप यहाँ पे सवाल देखो, इफ़ बर्ड्स हैव विंग्स क्रो इज़ अ बर्ड, यहाँ तक सवाल है कि बर्ड जो है वो विंग है, बर्ड के पास, तमाम बर्ड्स के पास पर होते हैं और कौवा जो है उसके पास वो भी क्या है, बर्ड है, तो फिर उसके पास भी विंग्स होने चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन। बेसिक स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड एक्सपेरिमेंटेशन है। ये वो बेसिक स्टेप है जहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस तक जितना भी मामला था वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। जो भी डिडक्शन आपने बनाई होती है हाइपोथेसिस से, उसको बार बार टेस्ट किया जाता है। इन एक्सपेरिमेंटेशन से बायोलॉजिस्ट लर्न करते हैं कि हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। जो हाइपोथेसिस ठीक नहीं होता उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर दोबारा से ऑब्जर्वेशंस पर चली जाती है वो स्टेप, और दोबारा से ऑब्जर्वेशन की जाती है, दोबारा से हाइपोथेसिस और डिडक्शन बनाई जाती है और फिर एक्सपेरिमेंटेशन तक लेकर आया जाता है। लेकिन अगर एक हाइपोथेसिस बार बार एक्सपेरिमेंटेशन के बाद भी ठीक हो रहा है तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसको फर्दर प्रोसेस में डाला जाता है। बच्चों, एक्सपेरिमेंटेशन में हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं, दैट इज़ कंट्रोल्ड ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो व्हाट इज़ मीन बाय कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। तो बच्चों, साइंस के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम दो टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स बनाते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स को बेसिकली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स का नाम दिया जाता है और इनमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। बेसिकली इन ग्रुप्स बनाने का मकसद ये होता है कि हम दोनों को आपस में कंपेयर कर सकें कि किसके अंदर ज़्यादा चेंजेस आई हैं और किस में जो है वो हमारे पास बेहतरी आ सकती है। वो ग्रुप जिसके अंदर ऐसी वेरिएबल्स हों जिनको हम बार बार चेंज कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जबकि कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो एक नॉर्मल चीज़ के अंदर मौजूद होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप साइड ब्लॉक देखते हैं, साइड पिक्चर देखें, तो वहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं। तो हमारे पास दो ग्रुप्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, एक में नाइट्रोजन ऐड नहीं की गई जबकि दूसरे में नाइट्रोजन ऐड की गई है। जिसमें नाइट्रोजन ऐड नहीं की गई ना, वो नेचुरली ग्रो हो रहा है, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। सो ऐसे ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। जबकि नाइट्रोजन एडेड वाला जो ग्रुप होगा उसके अंदर नेचुरली नाइट्रोजन नहीं जा रही बल्कि उसके अंदर हम खुद ऐड करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। द नेक्स्ट स्टेप इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स।
समराइजेशन मीन्स किसी भी ज़्यादा सारी चीज़ को एक छोटे से या एक समरी सी बना देना, जिसके अंदर आप तमाम स्टेप्स की इंपॉर्टेंट स्टेप्स को एक स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट में लिख लेते हैं। बायोलॉजिस्ट जो है वो एक्चुअल क्वांटिटीज़ डाटा को एक्सपेरिमेंट्स के अंदर से निकालते हैं, फिर हर ग्रुप के डाटा को स्टैटिस्टिकली कंपेयर करते हैं कि कौन सा डाटा ज़्यादा सूटेबल है, और फिर उसकी समरी बना देते हैं। इस समरी के लिए हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी इस्तेमाल करते हैं, यानी हम यहाँ पे ग्राफ भी बना सकते हैं, हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं फर्दर। द नेक्स्ट स्टेप इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। बच्चों, रिपोर्टिंग द रिजल्ट इज़ अ मेजर स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम जब अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो हम हर एक से सीक्रेट रखते हैं, लेकिन बच्चों अगर आपका सीक्रेट जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो सीक्रेट है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहा है, तो जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं, आपका वो एक्सपेरिमेंट वो सिर्फ रिज़ल्ट आप तक ही रहेगा। सो रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया होता है हम उसको दूसरों तक शेयर करते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। हम साइंटिफिक जर्नल्स बना सकते हैं, उसको नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग में, सेमिनार्स में बता सकते हैं। इसके अलावा द मोस्ट कॉमन मेथड इन नाउ डेज वर इज़ मीडिया। आपने जो भी रिज़ल्ट बनाया है उसको आप मीडिया पर अप्लाई कर दें और मीडिया में डाल दें, तो आपकी नॉलेज खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, एक तो आपको पजीराई मिलती है कि आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, सेकेंडली आपके मेथड में कोई भी जो कमियां होती हैं उसको ठीक किया जा सकता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी और लॉ जो है वो नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्टिंग रिजल्ट्स में। थ्योरी बेसिकली वो हाइपोथेसिस होता है जो बहुत ज़्यादा टेस्ट होने के बाद भी रिजेक्ट नहीं होता, यानी आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आप उस पर टेस्ट किए जा रहे हैं और उसकी कोशिश है कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट ना हो पाए, डैट विल बी कॉल्ड थ्योरी। हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हो सकती हैं, जैसे कि लेमार्क थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी के पास चांस होता है अभी भी कि ये फॉल्सिफाइड हो सके, लेकिन अगर एक थ्योरी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के साथ बहुत अरसे तक कायम रहे और उसको रिजेक्ट ना किया जा सके, तो फिर वो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाता है। लॉ यूनिवर्सल होता है, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। यहाँ साइड पर एक पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें हमने साइंटिफिक लॉ को वर्सेस किया हुआ है साइंटिफिक थ्योरी से। बच्चों, साइंटिफिक लॉ हमें बताता है व्हाट हैपन्स, वो आपको डिस्क्राइब नहीं करेगा, वो आपको ये चांस नहीं देगा कि आप उसको रिजेक्ट कर सकें, लेकिन जो थ्योरी होती है वो बेसिकली बताती है वाई एंड हाउ इट हैपन्स। सो जब यहाँ पर वाई और हाउ लग जाए ना, इट मीन्स कि वहाँ पर अभी भी चांसेस हैं कि आप उसमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। लेकिन जहाँ पर व्हाट हैपन्स आ जाए, इट मीन्स वहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, यू शुड ऑलवेज बी एक्सेप्टेड इट। ओके बच्चों, ये थोड़ी सी समरी है जिसके अंदर हमने बताया हुआ है कि सबसे पहला स्टेप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का था, उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन की, देन हाइपोथेसिस, देन रिडक्शन, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशंस की। एक्सपेरिमेंटेशन में हमारे पास दो टाइप्स के आ जाते हैं, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस। फिर हमने समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स की, एंड एट द एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट के बाद हमारे पास थ्योरी बनी, और थ्योरी के बाद हमारे पास लास्ट स्टेप बन गया लॉ और प्रिंसिपल का, जिसको आप मज़ीद रिजेक्ट नहीं कर सकते। Your next topic is data analysis and data organization. डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस बायोलॉजिकल मेथड के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। डाटा जो है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें हम नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़ जो हैं उसको हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पर एक कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम उसके ऊपर एनालिसिस और डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है? डाटा ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट अपने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया होता है उसको कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर उस डाटा में से वो पॉइंट्स निकालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनको हम किसी भी फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लाइक ग्राफिक्स में, टेबल्स में, फ्लो चार्ट्स में, मैप्स में और डायग्राम्स में। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है जिसमें आपको ग्राफ भी दिखाया हुआ है, जिसके अंदर ग्राफ के तौर पर भी आप उसको जो है वो डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेबल्स भी बन सकते हैं और फ्लो चार्ट्स भी बन सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस
हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, जो प्रूव और डिसप्रूव करता है हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटेशन में। एनालिसिस बेसिकली मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। आपने पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया, आपके दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, दोनों में क्या डिफरेंसेस थे, कौन सी चीज़ें ठीक थी, कौन सी चीज़ें गलत थी, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना इज कॉल्ड डाटा एनालिसिस। इसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड यानी रेशो और प्रोपोर्शन के इस्तेमाल से एनालिसिस करते हैं। नाउ रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होती है बच्चों? रेशियो रिलेशनशिप है दो नंबर्स का, जैसे ए और बी का आपस में रिलेशनशिप है। इसको हमने शो करना है तो हम क्वोशंट भी डाल सकते हैं और दो डॉट से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कॉलन मार्क के साथ भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ए रेशो बी होगा या ए कॉलन बी होगा, इट मीन्स कि हम वहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरिजन करें। फॉर एग्जांपल, द रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज़ 1:3। अगर आप 50 और 150 को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1:3 की रेशियो आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। बेसिकली यहाँ पर हम दो रेशियोज का आपस में कंपैरिजन करते हैं। जैसे ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इज अ प्रोपोर्शन बिटवीन टू रेशियोज। हम यहाँ पर अगर हमारे पास एक वैल्यू नहीं दी होती तो हम उस फोर्थ वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मेनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउज इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज। हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बता सकते हैं कि अगर हेल्दी स्पैरोज को मलेरिया हो सकता है तो कौन सी जो बर्ड्स हैं उनको कितनी ज़्यादा इन्फेक्ट होंगी और कितनी ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं हो सकती। इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट रेशियो थी 14:20 और सेकंड रेशियो है x/100, यानी हमारे पास 20 बर्ड्स थे जिसमें से 14 अफेक्ट हुई फर्स्ट रेशियो में, जबकि सेकंड रेशियो में हमारे पास 100 बर्ड्स हैं और हमें नहीं पता कि कितनी अफेक्ट हो सकती हैं। सो बेसिकली हम यहाँ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोपोर्शन 14:20 इक्वल टू x/100। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल नीचे जिस तरह x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 14/20 लिखा हुआ है उसको अप्लाई करना है और 100 को हम दूसरी साइड पर यानी राइट साइड पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जितना भी सारा वैल्यू होगी उसको हम कट करके और मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर निकालते हैं, वो होता है x इक्वल टू 70। सो इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज गेट मलेरिया। Last one is mathematics. Mathematics is an integral part of scientific process. आपने इस सारे मेथड में देखा होगा कि हम सिर्फ बायोलॉजी को डिस्कस नहीं कर रहे, हम बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने समराइज़ किया रिज़ल्ट को, फिर रिपोर्टिंग की रिज़ल्ट की, फिर हमने एक्सपेरिमेंट्स बताए कि हमारे कितने % जो है वो कोई भी चीज़ जा रही है। इसी तरह क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में भी हमने नंबर्स का इस्तेमाल किया। सो मैथमेटिक्स हमारे साइंटिफिक प्रोसेस का इंटीग्रल यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बायो मैथमेटिक्स में भी हमारे पास जो मेन आ जाती है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बच्चों, कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स मैथमेटिक्स की टेक्निक्स होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल मेथड को मज़ीद समराइज़ कर सकते हैं। हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा बुलंदी पर है और कितनी ज़्यादा लोअर क्वालिटी पर मौजूद है। सो होप सो कि आप लोगों को ये तमाम टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी टॉपिक, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।